ओके, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक वंस अगेन विद न्यू वीडियो। आइए भाई साहब, सो यस वी आर बैक अगेन विद क्लास 10th एंड हियर वी आर विद द फ्यू टॉपिक्स। जो बच गया था रिसोर्सेज का वो ख़त्म करते हैं एंड देन आगे बढ़ जाएंगे इकोनॉमिक सेकेंड चैप्टर में। लाओ तो एक आदमी बुक दिखाओ तो सिर्फ ज्योग्राफी का, कोई भी एक पास करो बाबू। देखिए आपको जो बेसिक्स और बताना था, टिल यस्टरडे वी कंप्लीटेड द टॉपिक लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, साथ ही साथ कंजर्वेशन मेथड्स भी हमारा हो गया था। ठीक है, पैरेलल में पर डे नोट्स बनाते चलिए, नोट्स पर डे का पर डे लिख लीजिएगा, चीज़ें उसी समय रिकॉल होके कंप्लीट हो जाएंगी। नोट्स को छोड़ दीजिएगा, चीज़ें आप भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए डन। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पेज नंबर 9 जो है आपका आपके एनसीईआरटी में, दिस इज इंडियाज मैप एंड दिस पेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन से 1 नंबर का क्वेश्चन इससे ज़रूर रहता है आपके एग्ज़ाम में, है ना। क्वेश्चन क्या होगा, यू हैव टू लोकेट द सॉइल विच इज़ प्रेजेंट ओवर द रीजन। ठीक है, अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे बता रहा हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप सॉइल। नंबर 1 एलुवियल सॉइल। तो देखो सॉइल को याद रखना है तो आप दो तरीके से, एक तो आपको मैंने जो चार्ट बताया है उसमें लोकेशन बोला ही है डालने के लिए, तो अगर लोकेशन वाइज याद कर लो तो भी काम चल जाएगा, और नहीं लोकेशन वाइज अगर याद हो सके तो वेजिटेशन वाइज याद कर लो, दैट व्हाट काइंड ऑफ वेजिटेशन यूज टू ग्रो इन विच काइंड ऑफ सॉइल। ये भी याद रहे तो यू कैन ईजिली लोकेट ओवर द इंडियन मैप। एग्जाम्पल के तौर पे एलुवियल सॉइल जिसमें हर प्रकार की खेती हो जाती है, बेसिकली फाउंड्स इन द नॉर्दर्न प्लेन्स। आपने लास्ट ईयर पढ़ा था 9th में, तो नॉर्दर्न प्लेन्स है कहाँ, दिस इन दिस मिडिल पोर्शन वी हैव द नॉर्दर्न प्लेन्स, है ना। तो नॉर्दर्न प्लेन्स का ये जो हिस्सा है हमारा, ये नॉर्दर्न प्लेन्स एलुवियल सॉइल, ग्रीन वाली आई बिलीव एलुवियल। नाउ देखो अब दूसरा नाम ही क्या है, सेकेंड नाम है हमारे पास, दैट इज द ब्लैक सॉइल। यू ऑल नो कि जो ब्लैक सॉइल है, दिस कंटेन द ब्लैक सॉइल कंटेन्स आयरन एंड ब्लैक सॉइल इज बेस्ट फॉर कॉटन प्रोडक्शन। एंड कॉटन की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, तो पेनिनसुलर रीजन में होती है, हमारे प्लेट्यू के। इट मीन्स द ओवरऑल द प्लेट्यू रीजन इज कंटेन्स द ब्लैक सॉइल, सबसे ज़्यादा इसमें भी डेक्कन प्लेट्यू। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ब्लैक सॉइल का ये रीजन हो गया इसका। अच्छा, इसके आगे अगर बढ़ जाए, थर्ड टाइप ऑफ सॉइल इज रेड एंड येलो सॉइल। देखो रेड एंड येलो सॉइल कभी भी कहाँ का होगा, वेयर वी हैव द यू कैन से वोल्केनिक, है ना, इरप्टेड एरिया, या इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जहां पे सेडिमेंट्री रॉक्स पाए जाएंगे, इग्नियस माउंटेन या इग्नियस रॉक्स ट्रांसफॉर्म होकर जो सेडिमेंट्री फॉर्म होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स का एरिया में हम लोग को मिलता है। दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ विच दैट प्लेट्यू रीजन, भारत का प्लेट्यू। उसके बाद आ जाइए आप लेटराइट सॉइल। लेटराइट, द लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक। द लेटराइट सॉइल डेवलप्स अंडर द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। अब देखो बहुत सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेटराइट सॉइल, ये पिंक वाला सॉइल है, कहाँ पे है, ये वाला जो रीजन है, एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। सेमी एरिड रीजन हमारे इंडिया में कहाँ है, इन दैट पार्ट ऑफ राजस्थान, लिटिल बिट द पार्ट ऑफ राजस्थान। ठीक है, सिमिलरली आप चले आइए कहाँ पे, एरिड सॉइल्स, प्योरली राजस्थान। एरिड सॉइल मतलब कैक्टस, एरिड सॉइल मतलब कैक्टस, शुष्क। ठीक है, मतलब इसको हम लोग बलुई मिट्टी भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो बलुई मिट्टियाँ बेसिकली पाई जाएंगी कहाँ पे, राजस्थान वाले इलाके में। फॉरेस्ट सॉइल, नाम ही है फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल जंगल यानी कि हिल्स, जितना भी हिमालयन रीजन है, हिमालयन रेंजेस, उन सबको आप टिक कर लीजिए, फॉरेस्ट सॉइल है ये। ठीक है, तो इस तरीके से सॉइल को आपको याद रखना है। अच्छा, सॉइल के अंदर वाली कुछ बातें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज शायद मैंने आपको बताया हो जो एमसीक्यू पेपर आपका आएगा, दैट इज यू कैन से द इंटीग्रेटेड सिलेबस बेस्ड ऑन योर सीबीएसई एज वेल एज एनसीईआरटी, सॉरी क्या कहते हैं आपको, टीएसई, जितने भी साइंस ओलंपियाड्स होते हैं, इंग्लिश ओलंपियाड होते हैं, तो ओलंपियाड प्लस सीबीएसई दोनों पे आधारित क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। इंटीग्रेटेड सिलेबस ही होगा वो। इंटीग्रेटेड सिलेबस का मतलब होता है
थोड़ा अबव, एक लेवल अप। अब देखो एक लेवल अप का मतलब ही नहीं है कि बुक के बाहर से देंगे, बुक के अंदर से कैसे क्वेश्चन निकलता है सो देखिए आप। यू कैन सी क्वेश्चन आपको आ जाएगा कि दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर द नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। क्वेश्चन आपसे यह आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेन्स बेसाल्ट। तो आपके ऑप्शंस हो जाएंगे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल। हो गया। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि दे कवर द प्लेट्यू ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़। आपसे क्वेश्चन आ जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फाउंड्स इन द रीजन ऑफ मालवा। आपके ऑप्शंस हो गए। इंटीग्रेटेड सिलेबस का मतलब यही होता है कि हर एक पोर्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन, छोटा से छोटा माइनर पॉइंट को निकाल के क्वेश्चन बना दिया। सिलेबस के बाहर नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एलुवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, पर्टिकुलरली इन द डेल्टाज ऑफ महानदी एंड गोदावरी एंड द कृष्णा एंड द कावेरी रिवर्स। तो आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि which one of the following soil founds in the region of peninsular rivers? Which soil founds in the region of peninsular rivers? किसी का नाम नहीं दे रहा हूं मैं, किसी भी नदी का नाम नहीं दिया। क्या लिखा है क्वेश्चन में कि which one of the following soil in the peninsular rivers? अब आपको सवाल है कि पता ये होना चाहिए कि कौन कौन से पेनिनसुलर रिवर्स हैं भारत में। तो पेनिनसुला का मतलब हो गया प्लेट्यू का रीजन, और उसमें बहने वाली नदियां महानदी, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पेनिनसुला में बहने वाली नदियां कौन सी हैं। तब आप इमेजिन करके कह सकते हैं कि अच्छा हाँ, एलुवियल वाला में पढ़े थे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी के डेल्टाज में ये पाई जाती है एलुवियल सॉइल। बात समझ रहे हैं? तो ऐसे कनेक्ट की जाती हैं चीज़ों को, और इस तरीके, इस लेवल पे ही आपके क्वेश्चंस आते हैं। कुछ भी बाहर से नहीं होता, केवल घुमा के पूछा जाता है बुक के अंदर से ही, ठीक है। ओके, अब देखो, अच्छा आपसे पूछ दिया जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल रिच इन मॉइस्चर या वाटर? ब्लैक सॉइल, है ना। अच्छा, आपसे क्वेश्चन ये आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द पोटर्स? पोटर्स बोले तो कुम्हार। कुम्हार सबसे ज़्यादा किस सॉइल का इस्तेमाल करते हैं? ब्लैक सॉइल। अब आपको देखिए यहाँ पे लिंक कैसे का किया, देखिए यहाँ ध्यान दो बाबू, बाबू है ना, ध्यान दो। अब देखो कैसे यहाँ पे कनेक्ट हुआ। क्यों ब्लैक सॉइल? अभी अभी उसने बोला, या अभी अभी हम लोगों ने किया कि ब्लैक सॉइल कंटेन्स मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर, बहुत पानी है। तो जिस मिट्टी में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी वही मिट्टी तो इजीली स्ट्रक्चर पकड़ेगा। घर पे आप लोगों ने महादेव कभी न कभी पुजवाया होगा, लखावड़ी करवाया होगा। तो आप देखते हैं कि जो लोग भी आते हैं पंडित जी लोग पूजने के लिए, वो लोग मिट्टी में पानी डाल के उसको सानते हैं, फिर जा कर के स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है भगवान जी का। तो जब तक मॉइस्चर जिस सॉइल में ज़्यादा होगा वही सॉइल तो सबसे ज़्यादा कुम्हार यूज करेगा कि उसको ईजीली वो स्ट्रक्चर पकड़ेगा। तो ब्लैक सॉइल। चीज़ों को बस ऐसे ही कनेक्ट किया जाता है इन एग्जाम्स के लिए। सब कुछ सिलेबस से ही होता है। आपको लगेगा पढ़ के कि भैया ये कहाँ से आ गया, ये तो था, ये नहीं था, लेकिन था, अंदर छिपा हुआ था बात, खोद के बस निकाल लेना है, काम हो गया ख़त्म। नहीं। अच्छा, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फाउंड इन द लो रेनफॉल रीजन ऑफ इंडिया? रेड सॉइल। क्लियर है बात? तो इस तरीके से आपको ऑप्शंस रहेंगे और आपको करना है काम, ठीक है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल फाउंड इन द कंकर्ड लेयर्स? एरिड सॉइल्स। डन हो गई बात? अच्छा, हाँ, आपसे क्वेश्चन आ जाएगा which one of the following soil contains pH more than 6.0? है ना, pH 6.0। अब यहां पे नहीं डाला एसिडिक, एसिडिक वर्ड नहीं रहेगा, ये फॉर्मूला डाला गया नहीं, ऑप्शन आपके पास आ गया। आपको आंसर में क्या डालना होगा? लैटराइट सॉइल।
है ना। बुक में एसिडिक भी दिया है, फॉर्मूला भी दिया है, तो बारीकी से पढ़ें और बस अपने आप को तैयार कर लें, है ना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज हाई रिच ह्यूमस? लेटराइट सॉइल, ठीक है। एलुवियल सॉइल में भी होता है, एलुवियल सॉइल में भी पाया जाता है। तो आपको अगर ऑप्शन में दोनों है तो एक ऑप्शन ये जरूर होगा, बोथ ए एंड बी। नहीं अगर है तो लेटराइट है तो लेटराइट, एलुवियल है तो एलुवियल, ऐसा। डन बाबू। इट इज ह्यूमस रिच बट अंडर स्पार्स कहाँ लिखा है यार? यहाँ तो लिखा है कि वेयर दिस सॉइल सपोर्ट द डिसीडियस एंड वेजिटेबल इन सॉइल इट इज ह्यूमस रिच। नहीं, हम तो भैया जो ही बोलते हैं जो एनसीईआरटी में कहता है, क्योंकि आप भी उसी पर ध्यान दें जो एनसीईआरटी कहता है। ना एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ, ना एनसीईआरटी से कम कुछ, नहीं बाद बाकी सब मुँह माया है, उसको त्याग दें। चलिए लास्ट हम लोग आ जाते हैं सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन टॉपिक कर लेते हैं। डन। ध्यान दो, सॉइल इरोजन, व्हाट इज एग्जैक्टली सॉइल इरोजन? सिंपल भाषा में कहेंगे द रिमूवल ऑफ अपर लेयर ऑफ लैंड या रिमूवल ऑफ सॉइल ड्यू टू वेरियस एजेंट्स। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? एजेंट्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एजेंट में पहला हो जाएगा वाटर एंड दूसरा हो जाएगा एयर। मेनली ये दो एजेंट्स हैं, नेचुरल एजेंट्स हैं ये लोग, है ना। वी हैव मोर एजेंट्स ऑल्सो, ह्यूमन मेड एजेंट्स, बट उनकी आप बात नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे मेनली वाटर एंड एयर की। वाटर इन द सेंस ऑफ फ्लड एंड एयर इन द सेंस ऑफ यू कैन से विंड, साइक्लोन्स, है ना, साइक्लोन्स, दिस काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो बेसिकली दीज आर द टू रीजन बिहाइंड द रिमूवल ऑफ like upper part या upper layer of the soil or land, that is called soil erosion, ठीक है। समझना क्या है इसके टाइप्स? we have two types, number one is sheet erosion and second one is the gully erosion। शायद मैंने आपको कल बताया हो, है ना। sheet erosion means removal of complete removal, सिंपल भाषा में याद रखो कि complete removal of layer from any land or plot area। कंप्लीट रिमूवल, जब किसी भी लैंड या प्लॉट एरिया से संपूर्ण रिमूवल होगा। एग्जाम्पल कल टेबल का दिए थे कि पूरा टेबल को पोछा मार दोगे, अगर साफ कर दोगे, है ना, मम्मी भी खुश हो जाएगी और शीट इरोजन हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड शीट इरोजन, है ना। और गुली इरोजन क्या है? तो गुली इरोजन मीन्स, है ना, पार्शियल रिमूवल ऑफ लैंड या प्लॉट from where the flow of water generally take place। सिंपल भाषा में जहाँ से टेक जाएगा। अच्छा, गुली के रिगार्डिंग कुछ बातें पहले सुन लीजिए, लिखने का टाइम देंगे। गुली के रिगार्डिंग कुछ बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सम प्लेसेस दीज आर ऑल्सो नोन एज गुल्स एंड कुल्स। गुल्स या कुल्स भी बुलाते हैं। और सबसे ज़्यादा इसका इरोजन, ये जो टाइप की इरोजन है ना, दिस जनरली वी टेक प्लेस इन द हिली एरियाज, इन द माउंटेनियस एरियाज। सबसे ज़्यादा माउंटेन और हिली एरियाज में ही ये इरोजन होता है। दिस टाइप ऑफ इरोजन यू अगेन नीड, आप फिर से पढ़ेंगे कब? वाटर रिसोर्सेज चैप्टर में। वाटर है आपका चैप्टर पढ़ना है, उसमें आप फिर से पढ़ेंगे आप इसको। कहाँ पे? तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में क्या होता है? यू ऑल नो कि द पीपल जनरली दोज हु आर लिविंग इन द हिली एरियाज और दोज हु आर लिविंग इन द सेमी एरिड और एरिड एरियाज, दे यूज टू कलेक्ट द रेन वाटर, है ना, फॉर देयर डे टू डे एक्टिविटी। तो पहाड़ी में रहने वाले लोग क्या करते हैं? वो आर्टिफिशियल गुली इरोजन करते हैं। आर्टिफिशियल गुली इरोजन कैसे करेंगे? पहाड़ पे चढ़ गए और चढ़ करके उन्होंने क्या किया कि अपने घर के पास एक टैंक खोद लिया, ज़मीन में गड्ढा करके एक टैंक बनाया
और पहाड़ पे से अपना ही एक रास्ता क्रिएट कर दिया, छेनी हथौड़ी से मार मार के तोड़ तोड़ के एक आर्टिफिशियल रास्ता बना दिया। अब जब भी बारिश होगी तो उस पानी के रास्ते, उस रास्ते पानी आके सीधा इस टैंक में जमा हो जाएगा। अच्छा, फ्लो ज़्यादा होगा तो ये ऑलवेज एक बार खोदने की मतलब तोड़ने की ज़रूरत थी, उसके बाद नेचर यानी कि वाटर अपने आप हमेशा क्या करेगा, इरोजन करना शुरू करेगा। विद द प्रेशर इट स्टार्ट इरोजिनेटिंग एवरी टाइम। इसीलिए क्वेश्चन ये भी एक बन जाता है कि विच वन ऑफ द 9th में पढ़ना था, लेकिन चूंकि एनटीएससी आपको अगर देना है तो आपको 6 to 10th की पूरी एसएसटी पढ़नी होगी, एनटीएससी देना है तो, है ना। 6 to 10th पूरा सिलेबस आता है, इवन 6 to 12th मान के चलो, है ना। बता देंगे कि क्या क्या आएगा, कैसे आएगा, उसके लिए समय है अभी, सारा नोट्स आपको मिलेगा, घबराइए मत, है ना। तो कुल मिला के आपको ये दिमाग में रखना होगा कि विच इज़ द मोस्ट डीपेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे कौन, गंगा नहीं, गंगा नहीं, गोदावरी। गोदावरी इज द मोस्ट, गोदावरी का एक और नाम है, पता है क्या? गोदावरी को हम लोग कौन सी गंगा बोलते हैं? पश्चिम गंगा बोलते हैं। गोदावरी इज ऑल्सो नोन एज पश्चिम गंगा। गोदावरी इज मोर ओल्डर देन गंगा। गंगा से पहले, ऐसा माना जाता है कि गंगा से पहले गोदावरी का उद्गम हमारे पृथ्वी पे हुआ था, हिंदू पुराणों के अनुसार। इसीलिए गोदावरी का जो मतलब ये है, डीप है, वो ज़्यादा है गंगा से। प्रूफ इस बात से हुआ क्योंकि गोदावरी इज डूइंग मोर इरोजनल एक्टिविटी दैन द गंगा, है ना। तो आप कह सकते हो सेकेंड डीपेस्ट अगर कोई नदी है तो वो है गंगा, फर्स्ट डीपेस्ट है गोदावरी अपनी। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट गुली इरोजन। एग्जाम्पल समझा ही दिए थे। बेस्ट एग्जाम्पल इमेजिन करने के लिए आपके घर का पाइप, जो कि जहाँ पे निकलता है उस जगह की मिट्टी को कैसे बहा के हटा देता है। पूरा दूरा आपका ऊंचा रहेगा, केवल वही हिस्सा नीचे रहता है या गड्ढा रहेगा जहाँ पे पाइप का मुंह खुल रहा है, जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है। अब पानी जैसे जैसे बह के जाएगा वैसे वैसे वहाँ का आपका मिट्टी दह जाएगा। पूरा दूरा ऊंचा है, उतना ही जगह खाली मिट्टी गायब है। दिस इज कॉल्ड गुली इरोजन। ठीक है, डन है बात। तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली इरोजन। टॉपिक खत्म, चैप्टर खत्म, लिख लीजिए। अच्छा, इसका कंजर्वेशन भी बता दें। देखो कंजर्वेशन में सुन लो, सिर्फ कंजर्वेशन में कुछ नहीं, सिंपल सा जितना कंजर्वेशन तुमने लैंड का लिखा था वो सारा कंजर्वेशन इसमें डाल देना। सवाल है क्यों? कि कंजर्व कर किसको रहे हैं? सॉइल और लैंड को ही तो कर रहे हैं यहाँ भी। तो सॉइल इरोजन है और सॉइल कंजर्वेशन में सेम कॉन्सेप्ट होगा जो लैंड कंजर्वेशन को करने के लिए किया था। फॉर एग्जाम्पल काउंटर प्लॉगिंग, है ना, ये क्या कहते हैं, शेल्टर बेल्ट्स, है ना, यू कैन से मेकिंग या कंस्ट्रक्टिंग द बैरियर्स, ठीक है, डैम्स, यही सारी चीज़ें वहाँ भी लिखी थी, यहाँ भी करनी है आपको। तो कंजर्वेशन सेम होगा सॉइल के लिए भी, लैंड के लिए भी, सॉइल इरोजन के लिए भी। कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है। एक याद कीजिए, तीनों में चिपका दीजिए नाम बदल के, आपका टॉपिक आंसर एकदम सही रहेगा। चलिए डन, आप कॉपी कर लीजिए, शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स थोड़ी देर में। चलो डन, स्टार्ट करेंगे द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। चैप्टर बहुत इजी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। इकोनॉमिक्स, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हाँ, अच्छा एक काम और, आप लोग को आज मैं एक वीडियो शेयर कर दूंगा, ठीक है, उसको आप लोग देख लीजिएगा। आई बिलीव धीरे धीरे करके देखना, तो ओवरऑल 3-4 घंटे का वीडियो होगा, नहीं 2 वीडियोस 3-4 घंटे के हो जाएंगे। नेशनलिज्म इन यूरोप से टोटल 200 क्वेश्चन उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे करके उसको आप देखते रहिएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे और इधर 2-3 दिन में आप पूरा वीडियो देख जाएंगे अगर, तो आई बिलीव आपके 50-60% डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। और उसके बाद भी जब बच जाएगा वो एग्ज़ाम से पहले, जाने से पहले हम करवा के जरूर जाएंगे आपके डाउट्स क्लियर, ठीक है। तो वो चैप्टर अच्छे से हो जाएगा। आज हम उसका लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप में, आपके देख लीजिएगा उसको। 200 क्वेश्चन हैं, बहुत हैं बाबू, नहीं बउआ। चलिए डन, द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर लेते हैं। नंबर 1,
चलो, जो सबसे पहला क्वेश्चन चैप्टर से बनेगा वो है बाबू, पहले समझिए, लिखना बाद में कीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिकल सेक्टर्स? इकोनॉमिकल सेक्टर्स क्या है? तो देखो, सिंपल भाषा में अगर बात की जाए तो इकोनॉमिकल सेक्टर्स का मतलब ये होता है कि ऑल एक्टिविटीज which we perform for earning, मतलब जहां कहीं ना कहीं पैसा हो, अर्न करने की भावना हो, that is basically economical activity. If you are doing anything without money या not for money, then that become a social activity. But if you are doing any kind of activity for money purpose, तो इट इज़ प्योरली एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। उसमें सामाजिक कुछ नहीं है, केवल आर्थिक है, केवल बिजनेस हो रहा है, धंधा हो रहा है ना, प्यार मोहब्बत ऐसे कुछ नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी आर कॉलिंग अबाउट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ठीक है। अब इसमें बात है सेक्टर क्या चीज़ होता है। तो इकॉनमी ने 3 कैटेगरी में सेक्टर्स को यानी कामों को डिवाइड किया हुआ है। सेक्टर नंबर पहला काम, वेयर वी ग्रो, जहां हम किसी भी टाइप के प्रोडक्ट को ग्रो करेंगे या यहां पे प्रोड्यूस करेंगे। इधर वी ग्रो और वी प्रोड्यूस, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ वर्क। जब ग्रो हो गया या फिर प्रोड्यूस हो गया चीज, कोई भी एक मटेरियल आइटम, आफ्टर दैट वी विल डू प्रोसेस, फिर उसकी प्रोसेस होगी। नाउ व्हाई वी प्रोसेस? सो वी जस्ट डू प्रोसेस फॉर मेक इट रेडी प्रोडक्ट, उसको रेडी प्रोडक्ट के तौर पे कन्वर्ट करने के लिए हम लोग प्रोसेस करते हैं, ठीक है, ताकि तैयार सामान हो जाए। आफ्टर प्रोसेस द थर्ड एक्टिविटी इज कॉल्ड सर्विस। नाउ वी हैव टू प्रोवाइड सर्विस। सर्विस इन द सेंस कि वी नीड टू रीच इट टू मार्केट, उसको बाजार तक पहुंचाना होगा, क्योंकि बिकेगा कहाँ? जो बाजार होगा वहाँ, है ना। हर जगह के लिए स्पेसिफिक वर्ड है। आप कहेंगे कि सर हम रहेंगे अपने घर में और जोमेटो से हम बेच देंगे अपना सामान, तो हम तो बाज़ार में सामान लेके नहीं आए। तो बाबू वैसे लोगों के लिए जोमेटो ही उनका बाजार है। जोमेटो इज़ अ मार्केट, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, दीज काइंड ऑफ एप्स आर ऑलरेडी अ मार्केट, जहाँ पे अपने सामान को लिस्ट कर रखा है। लोग वहीं जा कर के उसकी परचेजिंग करते हैं, तो वो भी एक मार्केट है। कैसा मार्केट है? देयर आर 3 टाइप ऑफ मार्केट, है ना। एक है कंज्यूमर मार्केट, ठीक है। देखिए, जैसे मान लो धंधा होता है ना, एक होता है B2B धंधा। B2B का मतलब है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन, दिस काइंड ऑफ वर्क इज कॉल्ड B2B। सेकेंड वन इज कॉल्ड B2C। B2C मीन्स बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, जहां एक बिजनेसमैन प्रोडक्शन करता है कंज्यूमर को बेचने के लिए, दैट इज कॉल्ड बिजनेसमैन टू कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल देख लो, टाटा जब टाटा आयरन बार बनाता है, TMT सरिया, तो टाटा B2B भी करता है और टाटा B2C भी करता है। लेकिन कॉलगेट कंपनी जब कॉलगेट की टूथब्रश एंड टूथपेस्ट बनाती है, दैट इज प्योरली अ B2C बिजनेस, बिजनेसमैन टू कंज्यूमर, उसमें B2B नहीं है कहीं भी। क्लियर है बात? तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, है ना। यहाँ पे तो सर्विस हो गया तीसरा सेक्टर, जहाँ पे हम लोग धंधा करेंगे, काम करेंगे। बेस्ड ऑन यही आपको अभी 3 क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे सेक्टर्स की, अलग अलग डिटेल्ड में। क्लियर है बात? चलिए, इसको कॉपी करना है तो नोट कर लीजिए, हम भी थोड़ा सांस ले लें। सो नाउ अब ध्यान दीजिएगा, सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 सेक्टर विच वी हैव, दैट इज द प्राइमरी सेक्टर। बात नहीं काम, प्राइमरी सेक्टर। लिखोगे क्या कि दिस सेक्टर, आपके बुक में भी दिया है, दिस सेक्टर मेनली कंटेन्स, दिस सेक्टर मेनली कंटेन्स raw materials. Basically this sector contains raw materials. अब नंबर 2, ये रॉ मटेरियल आएगा कहाँ से? सो वी ग्रो या प्रोड्यूस
रॉ मटेरियल्स बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर को एक्सप्लॉइट करके हम लोग रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं। आपसे क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर एक्सप्लॉइट्स नेचर टू प्रोड्यूस रॉ मटेरियल और टू प्रोड्यूस थिंग्स, तो आपका आंसर प्राइमरी हो जाएगा। सो वी ग्रो और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल बाय एक्सप्लॉइटिंग द नेचर। अब देखिए इसमें एक भ्रम ये रहता है कि मोस्ट ऑफ द पीपल यही कहते हैं, सोचते हैं कि फार्मिंग, मेनली फार्मिंग, एग्रीकल्चर, प्लांटेशन, यही एक्टिविटी इसमें आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये तीनों तो आपको लिखना ही लिखना है। इसके अलावा इफ़ यू आर डूइंग फिशरी ना, तो दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी ऑल्सी। अगर आप कर रहे हैं पोल्ट्री, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्राइमरी ओनली। इफ यू आर डूइंग डेयरी, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ओनली। अगर आप कर रहे हैं माइनिंग, आप अगर माइनिंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ओनली। अगर आप किसी और ड्रिलिंग कर रहे हो, आप अगर क्वेरिंग कर रहे हो, क्वेरिंग, तो क्वेरिंग भी इट्स अ पार्ट ऑफ प्राइमरी ओनली। मतलब कि कोई भी काम टाइप का काम हो, खनिज निकाल रहे हो, ज़मीन खोद के गड्ढा करके पेट्रोल निकाल रहे हो, ड्रिल करके ड्रिलिंग, सब प्राइमरी एक्टिविटी है ये। क्योंकि इन सारी एक्टिविटीज़ में हो क्या रहा है, तो रॉ मटेरियल ही प्रोड्यूस हो रहा है किसी B2B के लिए। दिस इंडस्ट्रीज कंप्लीटली कम्स अंडर B2B। मेनली ये B2B इंडस्ट्री है, जहाँ पे एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन के लिए ही प्रोडक्शन कर रहा है। ये B2C नहीं होता। आप कहेंगे कि सर सीधा कोई बंदा खेत में गेहूँ उगाएगा और वही जा कर के सीधे जाके किसी को बेच देगा, तो देखो बेचेगा तो किसको बेचेगा, किसी न किसी दुकान वाले को बेचेगा। अगर वो कहे, आप ये कहोगे कि सर वो अपना ही दुकान डाले हुए हैं, तो दुकान एक अलग यूनिट है, इस बात को समझिए। शॉप इज अ डिफरेंट यूनिट। वो आ रहा है फिर कहाँ से, खेत से निकल के दुकान में ही आ रहा है। अगर उसने रोड पे भी ठेला लगाया हुआ है तो वो एक बिजनेस है, अलग बिजनेस ही हो गया वो सर्विस सेक्टर का। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर वो डिलीवरी घर पे दे रहा है, खेत से उठाया, अपने खेत से सामान लिया और सीधे किसी के आपके घर पे डिलीवरी दे दिया, फिर भी वो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, तो वहाँ उसने प्रोड्यूसर का काम किया, और जब आपके घर पे पहुँचाया तो उसने डिलीवरी मैन का काम किया। ठीक है, एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, लेकिन दो काम तो कर रहा है। मुद्दा ये है समझना। तो ही इज़ नॉट डूइंग B2C वर्क, ही इज़ डूइंग B2B। उसने अपना खेत से अपना ही सामान लेके अपने डिलीवरी वाले अपने अवतार को दिया। उसका दो रूप है, एक किसान, दूसरा डिलीवरी मैन। तो किसान वाला रूप ने उगाया प्राइमरी एक्टिविटी, और डिलीवरी वाले रूप को दिया टर्शियरी एक्टिविटी। तो हियर ही इज डूइंग B2B। ठीक है, B2C में क्या है कि सीधा शॉपकीपर को बोलेंगे आप B2C। शॉपकीपर इज अ B2C बिजनेस, क्योंकि शॉपकीपर सीधे बिजनेसमैन को, सॉरी कंज्यूमर को सामान दे देता है, फिर वो किसी बिजनेसमैन के पास नहीं जा रहा है। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, B2B और B2C का अंतर। क्लियर है बात? चलिए डन। लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से, बुक में यही है, डिटेल्ड वे में थोड़ा सा, और कुछ नहीं है। चलो मिटा दें जल्दी। नाउ सेकेंड वन इज द सेकेंडरी एक्टिविटी। अब देखो सेकेंडरी एक्टिविटी क्या है अपना, ऑल सच एक्टिविटीज in which we process raw materials for making it available as per the demand of market.
इन शॉर्ट, रॉ मटेरियल डैश दे करके, जैसे केमिस्ट्री में आप लोग बनाते हो, प्रोसेसिंग, और यहां लिखेंगे आप रेडी प्रोडक्ट. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द इक्वेशन और सिचुएशन. द मेजर वर्क प्लेसेस आर, जो ये जो वर्क प्लेस होगा इसका वो क्या होगा, इट शुड बी अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट. ये कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकता है, ये कोई फैक्ट्री हो सकती है, ये कोई यू कैन से प्रोसेसिंग यूनिट हो सकता है ना. कोई भी टाइप के ऐसा एक्टिविटी जगह हो सकता है जहाँ पे प्रोसेस किया जा रहा हो. आटा चक्की को आप देख लो, एग्जाम्पल के तौर पे आटा चक्की, फ्लोर मिल जिसको बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो द सेम सेकेंडरी एक्टिविटी, क्योंकि आप वहाँ पे गेहूँ लेके जाते हैं विच इज़ द प्राइमरी प्रोडक्ट. उस गेहूँ को वो पीस करके सेकेंडरी प्रोडक्ट का काम करता है पिसाई, ग्राइंडिंग. अब उसके बाद एज अ रेडी प्रोडक्ट आपको मिलता है फ्लोर, होल व्हीट फ्लोर, है ना, जिस फ्लोर को आप अपने अलग अलग एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हो. रोटी बनाना है, पूड़ी बनाना है, कुछ भी बनाना है, आप उसमें यूज़ कर लिए. ब्रेड बनाना है, यू कैन यूज़ इट. तो सिंपल भाषा में ग्राइंडिंग इज़ अ प्रोसेस एक्टिविटी विच कम्स अंडर सेकेंडरी. ठीक है, प्रोसेस करके सामान तैयार कर रहे हैं. ये लाइन जरूर लिखिएगा कि एज पर द डिमांड ऑफ मार्केट, बिकॉज एवरीथिंग विच वी प्रोसेस दैट इज बेस्ड ऑन द मार्केट. जो डिमांड में है, डिमांड के और मार्केट के अगेंस्ट कुछ भी अगर आप कर रहे हैं, सो दैट विल नॉट काउंट एज वैल्यूएबल. ठीक है, काम तो कर रहे हो बट दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल, है ना. पढ़ाना अभी ये चैप्टर है, हम इसको छोड़ दें और जो चैप्टर आज से 10 साल या 15 साल पहले CBSE में NCERT में था उसको शुरू कर दें, तो 1 घंटा पढ़ा तो देंगे, लेकिन दैट बिकम नॉट वैल्यूएबल फॉर यू. प्रेजेंट सिनेरियो में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलेगा, बट दैट नॉलेज यू डोंट रिक्वायर्ड राइट नाउ, उसकी आपको अभी ज़रूरत नहीं है. सो दैट बिकम नॉन वैल्यूएबल वर्क, सिंपल भाषा में. इसीलिए मार्केट के डिमांड के अकॉर्डिंग ही काम होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो समझनी है. चलिए डन. तीसरा आते हैं टर्शियरी एक्टिविटी. इसमें इतना क्या है जो लिखने में दिक्कत है. चलो 2-2, 3-3 लाइन तो लिखवा रहे हैं बस. थर्ड वन इज द टर्शियरी एक्टिविटी which we also known as या called as the service sector या service activity. All such works या activities which human perform as service. Here we do not produce, ध्यान दीजिएगा, here we do not produce any material या neither produce कीजिए, here we neither produce any material nor process. ना हम कोई मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं, ना हम किसी चीज़ का प्रोसेस करते हैं, है ना. We only provide our services based on skill, technology, for the market. बाजार के लिए इस एक्टिविटी में क्या होगा कि भैया बाजार के लिए हम कुछ बना नहीं रहे हैं, कुछ भी कर नहीं रहे हैं, कुछ भी प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, हम केवल और केवल अपनी सेवाएं दे रहे हैं, है ना. हेलो जी बाबू, चलो डन. तो सर्विसेज हो गया डन.
तो देखो इसमें क्या होगा ना बाबू कि आप कुछ प्रोसेस नहीं करेंगे, आप कुछ बनाएंगे नहीं, केवल अपनी सेवा दे देंगे, है ना। मतलब फिजिकली आप जाके काम कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, आपने देखा होगा या आप आज निकलना तो गौर करना, सामने Hyundai में लिखा हुआ मिलेगा क्या, सेल्स एंड सर्विसेज। बहुत जगह स्पेयर्स भी लिखा रहता है, तो स्पेयर पार्ट्स भी मिलेगा, सेल्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब Hyundai जो सामने है, होंडा गाड़ियाँ बेचती भी है और उसके बाद वो सर्विस भी करती है। अगर आपकी गाड़ी में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगा तो आप उसके यहाँ ले जाएंगे, वहाँ मैकेनिक है जो मैकेनिक उसकी सर्विसिंग भी कर देगा, उसकी प्रॉब्लम भी ठीक कर देगा। तो जब वो सेल्स कर रहा है और सर्विस कर रहा है, दोनों क्राइटेरिया में वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी का हिस्सा है। अगर वहाँ लिखा रहता कि मैन्युफैक्चर, सेल्स एंड सर्विस, इसका मतलब होंडा जो सामने है वो तीनों काम कर रहा है, गाड़ी बना भी रहा है तो सेकेंडरी एक्टिविटी, और उसके बाद बेचने और ठीक करने का भी काम कर रहा है, मतलब टर्शियरी एक्टिविटी। तो दुनिया में जितने मैकेनिक हो गए, इवन कि रिक्शा वाला, ठेला वाला, जो रिक्शा ठीक करता है, आपका पंक्चर वाला, सब सर्विस है, सब टर्शियरी एक्टिविटी का हिस्सा है। और यही रीज़न है कि आगे आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन मिलेगा कि वाई देयर इज अ राइजिंग प्रोपोर्शन वी हैव फॉर टर्शियरी एक्टिविटी। टर्शियरी एक्टिविटी आज इतनी क्यों बढ़ते जा रही है। अमेरिका के अंदर 70% लोग टर्शियरी एक्टिविटी करते हैं। सबसे बड़ा मार्केट आज टर्शियरी एक्टिविटी का है। प्रोडक्शन से ज़्यादा लोग काम करने में एंगेज्ड हैं। रीज़न क्या है, यही रीज़न है, कोई पूंजी नहीं लगाना, तुम्हारा शरीर है, तुम्हारा पूंजी है। अपने दिमाग को, अपने शरीर को करो डेवलप, 1 रुपया पूंजी लगाने की ज़रूरत नहीं है, यही शरीर तुमको पैसा कमा के देगा। दिस इज़ द पावर ऑफ टर्शियरी एक्टिविटी। काम क्या क्या इसके अंदर आ जाएगा, इसके अंदर काम आ जाएगा, यू कैन से कुछ भी रख लो, ट्रांसपोर्टेशन नहीं, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, है ना, इवन एक्टिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कोरियोग्राफी, टीचिंग, मेडिकल प्रैक्टिस, है ना, इंजीनियरिंग वर्क, कुछ भी आप अगर आप कर रहे हैं, एवरीथिंग इज कम्स अंडर दिस। इवन इफ समवन इज अ ठेला वाला, रिक्शा वाला, ही इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ सर्विस सेक्टर, है ना। कोई अगर चाय बेच रहा है, सर्विस सेक्टर, कोई भी काम बाजार में आप कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, सब सर्विस है। जहाँ सीधा ये कैसा धंधा है, तो ये भी धंधा सीधा B2C है, जहाँ पे आप सीधे कंज्यूमर से जुड़ते हैं। यहाँ आपको सीधे कंज्यूमर से जुड़ना है ना, जो आपका उपभोक्ता है। अब आप कहेंगे क्या कि सर जैसे मान लो TCS एक कंपनी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, तो TCS अपने बहुत सारे दूसरे कंपनियों को भी TCS क्या करती है, अपने सॉफ्टवेयर्स वगैरह प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे TCS का इंजीनियर जब जाएगा किसी दूसरे कंपनी में, तो वो B2B होगा या B2C होगा? बाबू वो भी B2C ही होगा, क्योंकि TCS के लिए वो दूसरा कंपनी वाला भी कंज्यूमर है, उपभोक्ता ही है वो। तो B2C काम कर रहा है, यानी कि टर्शियरी एक्टिविटी का अंदर है और B2C धंधा कर रहा है। क्लियर है बात? तो आपका तीनों एक्टिविटी का टॉपिक खत्म हो गया। अगले दिन हम लोग इसकी हिस्ट्री और बाकी चीज़ें करेंगे। आई बिलीव 2 क्लास और लगेगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना और जो डाउट लगे उसको लिख लेना, पूछ लेना। सॉइल का चार्ट जरूर पूरा कर लेना, बिकॉज दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव MCQ सब चीज़ के लिए। नहीं, दिमाग में सब लोग सेट करके रखो कि बाबू 98 मिनिमम नंबर है एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से लेके तुम्हारे स्कूल तक का। 98-99 से कम लाओगे तो यार क्या ही पढ़ो। नहीं, बोर्ड में 98% से कम क्या आएगा बताओ? मतलब 98% सोच के रखेंगे तो कहीं 95-96 तक आ जाए, है ना। कुछ लोगों से तो हमको आशा 100% की है, बस में मतलब 99.2, 3, 4, 5 ना, समझ रहे हो ना। तो कुल मिला के वहाँ तक पहुँचा लेना है। अब बहुत आसान है, मैथ में 100 में 100 आ ही जाएगा, नहीं साइंस में 100 में 100 आ ही जाएगा, SST में कितनों कम तो 99 आ ही जाएगा। नहीं नहीं, आपका इंग्लिश बहुत बढ़िया है, ये 99-100 आ ही जाएगा।
बचेगा क्या, खाली एगो हिंदी या संस्कृत। हिंदी संस्कृत में 95 या 96 तक पहुंचा दीजिएगा तो ओवरऑल आप 98 99 में रहिएगा। बहुत आसान है यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना इस बात पर। चलो ठीक है, टाटा।